हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विनेता कड़ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं राजस्थान की एनसीईआरटी से व्याख्या लेके आया हूँ। तो कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की एनसीईआरटी में पूरी करवाऊँगा एसएसटी की। तो देखिए, अपना पहला चैप्टर कौन सा रहा है, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके बारे में मैं व्याख्या लेके आया हूँ। ये कक्षा 6 का इतिहास का पहला चैप्टर है। तो देखिए इसके बारे में, कब और कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी हर एग्ज़ामों के लिए रामबाण साबित होती हैं। एनसीईआरटी से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना चाहिए पहले से। ये सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट साबित होती है एनसीईआरटी। यूपी टेट, पीट सबके लिए राजस्थान में जो भी एग्ज़ाम होते हैं एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये सीटेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देखिए, अपना पहला चैप्टर का नाम क्या है, कब, कहाँ और कैसे। तो इसके बारे में देख लेते हैं अपन। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र का अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के बारे में, अतीत के बारे में जान सकते हैं। यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता से है। तो यहाँ अतीत से हमारा तात्पर्य उस राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से है। संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं। तो संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं, तथा सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। तो संस्कृति के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलाप आते हैं और सभ्यता के अंतर्गत उसके भौतिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे। तो ये अतीत के बारे में जानने के स्रोत होते हैं। तो लोग क्या खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से पुरातात्विक स्रोतों का उन्होंने खोज किया है, व्यापार कहाँ कैसे करते थे, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए, अपना पॉइंट आ रहा है, इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। पॉइंट क्या है, इतिहास में तिथियों की लिखने की पद्धति। अब इतिहास में तिथियों की लिखने की पद्धति कैसे शुरू हुई, किसने शुरुआत की, तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां क्या बोला जाता है उसको, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी यानी ई के रूप में जानी जाती है। और कभी कभी एडी के स्थान पर कॉमन एरो यानी सीई तथा बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा यानी बीसीई का प्रयोग किया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से मानी जाती हैं इनकी तिथियों की शुरुआत, इतिहास लिखने की तिथियों की शुरुआत। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियों को क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। और इसको ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि को एनो डोमिनी यानी ई के रूप में जानी जाती है। कभी कभी एडी के स्थान पर कॉमन एरो यानी सीई तथा बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरो यानी बीसीई का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत। अगला पॉइंट कौन सा रहा है अपना, भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इसके बारे में देखेंगे, भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत, अपना पॉइंट कौन सा रहा है, भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत मतलब अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। तो अतीत का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इतिहासकार। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला, प्राचीनतम सिक्के
आदि आते हैं। तो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य कौन कौन से आते हैं जो इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराते हैं? पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के। अब इसके बारे में अपने आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें प्रमुख हैं सिक्के। इसमें प्रमुख क्या है? सिक्के। क्या है? सिक्के। तो अपन को भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत थे अभिलेख, सिक्के, पुरातात्विक स्रोत। तो इनके बारे में अपन आगे देखेंगे। अब तो पहला पॉइंट कौन सा रहा अपना? अभिलेख। तो अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। अभिलेख इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी। अभिलेख शास्त्र कहा जाता है जिसे सर्वप्रथम जॉन्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जॉन्स प्रिंसेप ने। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर की खंभे की दीवारें, मंदिरों की दीवारें पर उकेरे जाते थे। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते थे। तो इस तरह के अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और इनको कौन कौन से किस किस चीज़ों पर उकेरे जाते थे? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते थे। किसको? अभिलेखों को। और ये 3 प्रकार के होते हैं, राजकीय और अधिकारिक एवं निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। किस लिपि में लिखे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में। ये किसने लिखे थे? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे अभिलेख। सिक्के। सिक्के के बारे में देख लेते हैं। कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स इन्हें मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। क्या समझा जाता है? भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांश चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक यानी हिंद एवं शासकों को जाता है। तो भारत देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक यानी हिंद एवं शासकों को जाता है। अब पुरातात्विक स्मारक। पुरातात्विक स्मारक के बारे में देख लेते हैं। पुरातात्विक स्मारक, इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं। तो प्राचीन स्मारक के अंदर क्या क्या आते हैं? प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती है। इसकी विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय। हड़प्पा पूर्व काल सभ्यता की खोज का श्रेय किसको जाता है? श्री एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। किसको जाता है? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक कौन था? विलियम जोन्स को जाता है। पुरातात्विक स्रोत स्मारक की खोज का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। और साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को धार्मिक और धर्मेतर स्रोतों में सम्मिलित किया गया है। तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, तो धार्मिक स्रोत में और एक धर्मेतर स्रोत में। और प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, दीपवंश, महावंश आते थे। तो ये किस में आते हैं? धार्मिक स्रोत के अंतर्गत। और जबकि धर्मेतर स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? धर्मेतर स्रोत के अंतर्गत गार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम और बाणभट्ट का हरिश्चरित्र, कल्हण की राजतरंगिणी, न्यायचंद्र का हमीर महाकाव्य आदि आता है। तो ये किस में आते हैं? धर्मेतर में। और धार्मिक स्रोत के अंदर कौन कौन से आते हैं? वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, उपनिषद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब किस में आते हैं? धार्मिक स्रोत के अंतर्गत। और धर्मेतर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, गार्गी संहिता, कल्हण की राजतरंगिणी, बाणभट्ट का हरिश्चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर महाकाव्य, ये किस में आते हैं? धर्मेतर के अंतर्गत, धर्मेतर स्रोत के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए विदेशियों के विवरण।
अब विदेशियों के विवरण देख लेते हैं। विदेशियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती है। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, पारसी आदि लेखक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों जिनके विवरण से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है। तो यूनानी रोमन लेखकों से अपन को किसका पता चलता है? प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है। उनमें प्रमुख हैं टेसियस, मेगस्थनीज, टोलमी, प्लिनी आदि। चीनी लेखकों में फाहियान, हेनसांग, इत्संग ये प्रमुख हैं। तो ये कौन से विदेशी थे? फाहियान, हेनसांग, इत्संग, टेसियस, मेगस्थनीज, टोलमी, प्लिनी। ये चीनी लेखकों में से चीनी लेखक कौन कौन से थे? एक तो फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। तो अपन को विदेशियों के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे देखिए भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो भारतीय इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ रहा है अपना भारतीय इतिहास का काल विभाजन। इसके बारे में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब जेम्स मिल की किताब कौन सी है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी किताब है? जेम्स मिल ने। 19वीं शताब्दी 1851 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसका आधार शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। आगे देखिए जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी प्राचीन जीवन जीने का अधिकार था। क्या था? अधिकार था। आगे देखिए क्या था? अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए थे। तो ये मध्यकाल में कौन कौन से संत हुए थे? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए थे। आगे देखिए पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता था। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना है। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए इन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व के काल को प्राचीन एवं मध्यकाल के नाम से जाना है। आगे देखिए औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। तो औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने की कौन कौन से स्रोत हैं? अगला पॉइंट अपना आ रहा है औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। अब कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में देख लेते हैं। औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। तो पहला कौन सा आ रहा है? सर्वेक्षण। कौन सा आ रहा है? सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण कैसे क्या क्या खोजो किए वहाँ पर उनके बारे में देखेंगे। आगे देखिए सर्वेक्षण के बारे में देखेंगे। अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। तो अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। ये किसका मानना था? अंग्रेजों का। आगे देखिए 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। साथ ही गाँव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत भू आकृति अध्ययन, मुद्रा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का अध्ययन आरंभ किया। तो ये किसने किया था? 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने
पूर्वोत्तर में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र का कार्य का आरंभ किया। जैसे इसमें किस किस का आरंभ किया था? भू आकृति का अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता मतलब मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधों का अध्ययन, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण का अध्ययन, इनके बारे में जानकारी हासिल की। आगे देखिए दूसरा पॉइंट आ रहा है अपना, क्या रहा है दूसरा पॉइंट? आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। तो आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास के बारे में देखेंगे। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों रिकॉर्ड को लिखित रूप में रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों का मानना था ब्रिटिश काल में कि जो दस्तावेज उनको लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण था। आगे देखिए उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन था। परंतु इसके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से जनसामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भूण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों पर अथवा भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वहीं अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो अभिलेख पत्थर एवं धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख। समाचार पत्र एवं साहित्य। समाचार पत्र एवं साहित्य के बारे में देख लेते हैं। मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर के माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन संस्कृति को भलीभांति उकेरा गया। तो समाचार पत्रों में सामान्य जीवन को संस्कृति तथा भलीभांति उकेरा गया। इतिहास का महत्व। अब इतिहास के महत्व के बारे में देख लेते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है अपना? इतिहास का महत्व। वर्तमान का कैसे विकास हुआ है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां समझने तथा वर्तमान की अतीत की तुलना करने में इतिहास सहायक होता है। तो इतिहास का महत्व ये है कि वर्तमान का कैसे विकास हुआ है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां समझने तथा वर्तमान की अतीत से तुलना करने में इतिहास सहायक होता है। तो अपन को ये पहला चैप्टर कैसा लगा आपको लास्ट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो राजस्थान के NCERT के चैप्टर कक्षा 6 का फर्स्ट लेसन है, जिसको कब, कहाँ और कैसे, तो इसके बारे में व्याख्या है। तो वीडियो करते हैं समाप्त। अब धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।